फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स की शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि इनके एक्सप्लेनेशन तो हमें बहुत सारी जगह दिए हुए हैं, पर आपके लिए जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो है चीज़ों को याद रखना। इसीलिए मैं आज आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स को याद रखना है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मतलब शॉर्ट ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यस फ्रेंड्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो फर्स्ट शेड्यूल बात करता है टी यानी कि टेरिटरी, मतलब नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और उनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी स्टेट का नाम है, किसी यूनियन टेरिटरी का नाम है, उनकी बाउंड्रीज के रिलेटेड, इन सब के रिलेटेड लॉज। जैसे भी कुछ साल पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वरना बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया है, पर पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल है फ्रेंड्स। तो अब सेकंड शेड्यूल बोलता है एम्यूलमेंट्स एंड सैलरी। तो एम्यूलमेंट्स एंड सैलरी पर किसकी, ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की, तो इन सभी की एम्यूलमेंट, अलावेंस, प्रिविलेजेस, इनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए फ्री में घर, फ्री में कार, ये सब, ठीक है। तो इनकी एम्यूलमेंट, सैलरी के बारे में ये सब यहाँ पे हमारा सेकेंड शेड्यूल बात करता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड शेड्यूल बात करता है ए यानी अफर्मेशन एंड ओथ, यानी कि अफर्मेशन एंड ओथ। ये देखिए, यूनियन मिनिस्टर की अफर्मेशन एंड ओथ, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। आपने देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब को यहाँ पे आपने टीवी में मतलब मान लीजिए प्रतिज्ञा, ओथ, ये सब लेते हुए देखा ही होगा। तो उसी के बारे में हमारा थर्ड शेड्यूल बात करता है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल आर यानी कि राज्यसभा के बारे में बात करता है कि राज्यसभा में किस तरह से सीट्स का अलोकेशन होगा, ठीक है। जैसे अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग राज्यसभा में चुन के आते हैं, हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पर वो चुन के जरूर आते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट भी हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस की फील्ड में कुछ यूनिक किया हो, ठीक है। वैसे आजकल क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं, पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 के तहत 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। बाद में हमारा आता है एस। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरिया के और शेड्यूल्ड ट्राइब के रिलेटेड जो भी हमारे स्पेशल प्रोविजंस है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, वो हमारा बात करता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। अब बाद में हम बात करेंगे ओ, मतलब अदर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। तो इसमें बात की जा रही है कुछ स्पेशल प्रोविज़न किसके रिलेटेड, जो चार अलग अलग जगह है जिनका नाम है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, उनके बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, उनके बारे में हमारा बात करता है सिक्स शेड्यूल, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं एटीएम और एम, ठीक है। एटीएम आप अलग रखिए, और में एक और एम, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय वने मिज़ोरम, एटीएमएम से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाद में हमारा सेवन शेड्यूल है जो कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो पावर ऊपर से लेके नीचे डिवाइड हो, ठीक है। जैसे हमारी पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। और बाद में मान लीजिए जो सेंटर मतलब इसमें 3 लिस्ट होती है। एक लिस्ट होती है सेंटर लिस्ट जिसके रिलेटेड सेंटर लॉ बनाता है, ठीक है। बाद में होती है स्टेट लिस्ट होती है जिसके रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है। बाद में एक होती है कंकरेंट लिस्ट जिसके रिलेटेड स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेवन्थ शेड्यूल है। बाद में हमारा एट्थ शेड्यूल ओ, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भाषा है जिनको हमारे संविधान ने ऑफिशियली माना है कि हमारे संविधान के हिसाब से ऑफिशियल है, ठीक है। प्रेजेंट में भी 22 लैंग्वेजेस है हमारे संविधान में ऑफिशियली, पर स्टार्टिंग में ये 14 थी, ठीक है। पर में अलग अलग अमेंडमेंट के हिसाब से अभी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस है। जैसे 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 का, जिसमें सिंधी को ऐड किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। तो बाद में अभी प्रेजेंट में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मानी है, ठीक है। बाद में अब हम बात करेंगे एल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। एक्चुअली ये बात है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जिसमें सरकार ने क्या किया था कि मान लीजिए सरकार ने यह कह दिया था कि 9th शेड्यूल में हम जो भी लॉज बनाएंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा किया गया था जब, वैसे मान लीजिए उस टाइम पे सरकार ने ज़मींदार के खिलाफ लैंड रिफॉर्म्स लाया था, तो ज़मींदार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ लॉज दे दिए। तो सरकार ने सोचा सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा कुछ करने ही नहीं देगी, तो हमें कुछ तो करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि सरकार ऐसे किसी की ज़मीन नहीं ले सकती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि
हमारे 9th शेड्यूल में हम जो भी लॉज बनाएंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। तो बाद में इसके बारे में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसके बारे में बोल सकते, पर यदि आपने 1973 यानी कि 1973 के बाद में जो भी इसमें लॉज बनाए हैं हम उसके बारे में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, पर उसके पहले नहीं, क्योंकि उसके 1973 में केशवानंद भारती केस आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। ठीक है, तो इसी हिसाब से मान लीजिए आप यदि सुप्रीम कोर्ट को रोक रहे हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल हमारा बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। मान लीजिए कोई भी दो पॉलिटिकल पार्टी से, आप मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी, आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए इलेक्शन हुए और मान लीजिए कांग्रेस का कोई एक एमएलए या एमपी जीत के आ गया और मान लीजिए बीजेपी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो वो कांग्रेस को वहाँ पे एमएलए या एमपी को बोलेगी कि आप हमारी साइड में आ जाइए, बाद में हम आपको इतने पैसे दे देंगे। और मान लीजिए बाद में वो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला जाता है तो उससे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, और इससे हमारे कानून के हिसाब से अब गुनाह भी माना जाता है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, और बाद में ये कहाँ से आया, ये आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से। ठीक है, तो ये हमारा 10th शेड्यूल हो गया। बाद में ये हमारा 11th शेड्यूल। अब ओल्ड तो हम टीयर्स ऑफ ओल्ड ये कवर कर चुके हैं कितने शेड्यूल में, 9 शेड्यूल, मतलब 10 शेड्यूल में, माफ़ कीजिएगा। अब हम बात करेंगे 11वें और 12वें शेड्यूल की, जो है पीएम। ठीक है, पीएम, पी से आता है पंचायत, मतलब हम बात करेंगे पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पंचायत की क्या पावर है, उनको क्या मतलब ओहदा है, उनके पास में कितनी पावर है और उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके बारे में ये हमारा 11th शेड्यूल बात करता है। और पंचायत को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से लाया गया था और प्रेजेंटली ये आर्टिकल 243G में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शेड्यूल 11। बाद में शेड्यूल 12 हमें क्या बोलता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर के बारे में, उनकी अथॉरिटी के बारे में, और वो आता है आर्टिकल 243W में। ठीक है, और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर में 18 मैटर्स आते हैं और ये हमारे लाया गया था 74th अमेंडमेंट 1992। तो दोस्तों अब हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यानी कि 12 शेड्यूल्स कवर कर चुके हैं और आपको ये शॉर्ट ट्रिक मैं आशा करता हूँ समझ में भी आई होगी। तो इसीलिए अब मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ लाऊंगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा और चैनल को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मैं ज़रूर चाहूँगा।